हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से सोशल स्टडीज के खूब सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। डीएलएड का पेपर अब आने ही वाला है, जिसके लिए मैंने 500 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है। आज चौथा सेशन है, यानी चौथा लेक्चर है इस सीरीज का। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मैं ले चुकी हूं, जिसमें मैंने खूब सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। विच डीटी वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द वैदिक आर्यन? वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? वैदिक सभ्यता हम सबने पढ़ी है, प्राचीन इतिहास का एक हिस्सा है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये आपको पता होगा। इन वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन से देवता की पूजा नहीं की जाती थी। तो इसका सिंपल सा सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। ठीक है, पशुपति की पूजा यहाँ पर नहीं की जाती थी। नेक्स्ट है, संगम तमिलों का सबसे पुराना उपलब्ध कार्य इनमें से कौन सा है? अर्लीस्ट अवेलेबल वर्क ऑफ द संगम तमिल्स। ठीक है, संगम तमिल्स का सबसे पुराना लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोल्कापियम। टोल्कापियम की रचना टोल्कापियर द्वारा करी गई थी। ठीक है, टोल्कापियम की रचना टोल्कापियर द्वारा करी गई थी, याद रखना है। किस जनजाति में ढूकू विवाह प्रथा प्रचलित है? ये जो ढूकू विवाह प्रथा है, ये मेनली आपको झारखंड, छत्तीसगढ़ साइड देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, यानी जनजातियां हैं, जो उस एरिया में आपको मिलेगी, जिनमें से एक जनजाति है कोरवा जनजाति। तो कोरवा जनजाति में आप देखोगे तो ढूकू विवाह प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, अलग अलग जनजातियां भारत में रहती है। भारत में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो भील जनजाति आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, संख्या भील जनजाति की सबसे ज्यादा है, और गोंड जनजाति की संख्या भी सबसे ज्यादा है। भारत में भील और गोंड ऐसी जनजातियां हैं जो सबसे ज्यादा मिलती है। भील जनजाति मेनली आपको मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में मिल जाएगी। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? फॉरेस्ट के मामले में जो कुछ भी डिस्कशन होता था या डिसाइड किया जाता था या जो कुछ भी किया जाता था, वो सब पहले स्टेट लिस्ट में आता था। ठीक है, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 42 नंबर का जो संशोधन हुआ, उसके तहत फॉरेस्ट सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। ठीक है, स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इसको स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा सुधार हो गए थे, जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिया जाता है। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकारें कब गठित हुई थी? ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? एक बार होमवर्क को अच्छे से देख लो, है ना। जुलाई 1935, जुलाई 1936, जुलाई 1937 या जुलाई 1938? यानी कि ये तब की बात हो रही है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। उस समय भी जो सरकार बनती थी उसकी बात हो रही है, कांग्रेस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन में यहां पर क्वेश्चन में सही है लिखा है, लेकिन अच्छा, फॉलोइंग इज करेक्ट, सॉरी माई मिस्टेक, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, नहीं बोल बोल के मेरे को भी आदत हो गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको ये बताना है। ये सभी गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉयस के नाम है। ठीक है, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन और लॉर्ड हार्डिंग, इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था? चेम्सफोर्ड के टाइम पे रॉलेट एक्ट आया था। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे, लॉर्ड रीडिंग वाला जो ऑप्शन है आप देखेंगे तो ये ट्रांसलेट हो गया है। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, ये लिखा है। लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत आए थे, ये लिखा है। और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये लिखा है। डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चेम्सफोर्ड के टाइम पर ही 1919 वाले टाइम पर यहाँ पर रॉलेट एक्ट आया था, जिसको हम लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ब्लैक एक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस इनॉग्रेटेड द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहां पर किया था? इसको गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक और चीज का गठन किया था, जिसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो इनके द्वारा करी गई थी। खैर, ये जो क्वेश्चन है फ्री इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर, इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वही पर्सन है जिनको हम लोग नेताजी करके भी बुलाते हैं, और इन्होंने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन की उपाधि से सम्मानित किया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। ये कुछ रिवॉल्ट्स है जो भारत में हुए थे, ठीक है, जिनके बारे में बताया जा रहा है, विद्रोह है कुछ जिनके बारे में आपको राज्य का नाम दिया गया है और विद्रोहों का नाम दिया गया है, आपको बताना है सही कौन सा है। चुआर रिवॉल्ट, सन्यासी रिवॉल्ट, परला खेमुंडी रिवोल्ट या फिर रंपा रिवोल्ट, इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है, ठीक है। सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परला खेमुंडी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट, चुआर रिवोल्ट और रंपा रिवोल्ट जो है ये अलग अलग जगहों में हुए थे, इनकी जगह के नाम सही नहीं है। जैन ग्रंथ जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है उसे किस नाम से जाना जाता है। भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र होगा, यहां पर सूत्र लिखा हुआ है, भगवती सूत्र या फिर उवा साग दसाओ, आदि पुराण या कल्प सूत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्प सूत्र, ठीक है, कल्प सूत्र इसका आंसर हो जाएगा। कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों के बारे में दिया हुआ है। 24 जैन तीर्थंकर हुआ करते थे, ठीक है, 24 जैन तीर्थंकर, जिनमें से 24वें नंबर के कौन थे, हमारे महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, जिनको हम महावीर जैन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था, इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रही हूं। RVPK, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। पहला वाला हुआ था राजगृह में, जिसको हम लोग राजगीर भी बोलते हैं, राजगीर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, राजगीर, है ना। दूसरा हुआ था वैशाली में, कहां पर हुआ था दूसरा, वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी RVPK, ठीक है। इनमें से 3 तो आप देखोगे बिहार में हो गए थे, तीनों बिहार में हुए थे, एक ही हुआ था कश्मीर में यानी बिहार के बाहर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर राजगृह पड़ता है। राजगृह आपको कहां मिलेगा, बिहार में मिलेगा। आई बात समझ में। जैन संगीतियों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। Which of the following country is not located in the continent of Africa? अफ्रीका महाद्वीप में इनमें से कौन सा जो कंट्री है वो आपको नहीं मिलेगा। सबके नाम आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये सारी कंट्रीज अलग अलग है, ठीक है। गैबन, गुआना, गिनी या फिर गिनी बिसाऊ, सारी कंट्रीज है ये। गैबोन भी अफ्रीका में मिलेगी तो ये इसका आंसर नहीं होगा। गिनी भी अफ्रीका में मिलेगी तो ये भी इसका आंसर नहीं है। गिनी बिसाऊ भी अफ्रीका में है तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा गुआना। गुआना आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, दक्षिण अमेरिका। रोज शाम को 6 बजे मैं वर्ल्ड मैप की क्लास करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको अलग अलग मैप, अलग अलग महाद्वीपों के मैप को बहुत अच्छे से फ्री में चल रही है ये क्लास यूट्यूब में 6 बजे। इसको आप अटेंड कीजिए। मैं हर एक कॉन्टिनेंट का मैप उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है ना, मेरे जितने मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने के स्थान पर स्थित है। ये हमारा भारत का नीचे का हिस्सा, इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, ठीक है। इस तरफ जो है, इस तरफ पश्चिमी घाट, इस तरफ पूर्वी घाट। अब दोनों का जो मिलन होता है ना, वो कहाँ पर होता है, तो वो नीलगिरी में होता है। नीलगिरी में दोनों का मिलन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर है नीलगिरी, फिर है अन्नामलई, ठीक है। अगर आपसे सीक्वेंस कभी पूछ ले कि हिल्स का सीक्वेंस बताओ, तो सबसे ऊपर आपको नीलगिरी मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको अन्नामलई, ठीक है, अन्नामलई, उसके बाद कार्डमम। ये तीनों के तीनों पहाड़ियां जो है ये सीक्वेंस में मिलेंगी आपको दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। बहती तो अटलांटिक महासागर में ही है, लेकिन उत्तरी में नहीं बहती, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो उत्तरी अटलांटिक में ना बहकर दक्षिणी अटलांटिक में बहती है। गल्फ स्ट्रीम नहीं होगा, नॉर्वेजियन नहीं होगा, फ्लोरिडा भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बेंगुएला। बेंगुएला सदर्न अटलांटिक में बहती है, ठीक है। मैप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड नाम का जो द्वीप है ये डेनमार्क के अंडर आता है। डेनमार्क इस द्वीप को कंट्रोल करता है, डेनमार्क नाम का देश। ये फर्स्ट नंबर पर आता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये। सेकेंड नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है तो सेकेंड नंबर पर आएगा न्यू गिनी। न्यू गिनी नाम का जो द्वीप है वो सेकेंड नंबर पर आएगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी न्यू गिनी, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि फर्स्ट नंबर पर आती है। सेकंड नंबर पर वो नदी है जिसका नाम है अमेजोन रिवर, ऑप्शन नंबर सी। अमेजोन रिवर के नाम पर अमेजोन फॉरेस्ट भी है, ठीक है। अमेजोन रिवर के नाम पर अमेजोन फॉरेस्ट भी है, ये आपको याद रखना है। अमेजोन रिवर कहाँ से निकलती है, ये अगर पूछा जाएगा तो बोलना पेरू से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये पेरू नाम के देश से निकलती है। बहुत से बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि ये ब्राजील से निकलती है, नहीं, ब्राजील से ये नहीं निकलती है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, शक्कर का। ऑप्शन नंबर बी क्यूबा इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। इनमें से निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी यानी कि सतलज ऐसे बह रही है, इसके साथ में आकर जो नदियां साइड से मिलती है उनको सहायक नदी कहते हैं। बसपा है, स्पीति है, व्यास भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रावी। रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ना कि सतलज नदी की। वनस्पति जलवायु का सच्चा सूचकांक है, यानी कि वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। ऐसा कथन किसने दिया था? ये बात किसने बोली थी? आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोपन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए कोपन इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी परत होमोस्फेयर में शामिल नहीं है? देखिए, एटमॉस्फेयर में खूब सारे लेयर होते हैं। सबसे नीचे जहां हम खड़े हैं ये लेयर है ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा, जहां पर आपको ओजोन परत मिल जाएगी। उसके बाद आपको मीजोस्फेयर मिलेगा, उसके बाद आपको थर्मोस्फेयर यानी कि आइनोस्फेयर मिलेगा, उसके बाद आपको एक्सोस्फेयर मिलेगा। तो ये जो तीनों परत है ना, ये तीनों परत होमोस्फेयर है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आइनोस्फेयर जो है वो होमोस्फेयर में नहीं आता है, ठीक है, वो हेट्रोस्फेयर में आता है। ये किस में आता है? हेट्रोस्फेयर में आता है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी संस्करण कब अपनाया गया था? हमारा भारत का जो राष्ट्रगान है, जो बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ हम गाते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जनगण मन का हिंदी संस्करण कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क है। 2 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं, ये आप आज मुझे बताएंगे। कल के सेशन में मैं इनके आंसर्स आपको खुद बता दूंगी, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखा है। MN वेंकटचिलैया, रामस्वामी, JS वर्मा या फिर रंगनाथ मिश्रा, आपको बताना है इसका आंसर। त्रिसेवा मामलों पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसके सैन्य सलाहकार हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले कौन थे? बिपिन रावत। अभी कौन है ये आप बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1919 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो जेनेवा में है। मुख्यालय कहां पर है? ILO का जो मुख्यालय है वो आपको कहां पर मिलेगा? जेनेवा में मिलेगा। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? पहले ये मौलिक अधिकार था, यानी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि 44 नंबर का संशोधन किया गया, ठीक है। 44 संशोधन करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार। तो अब ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 300A में आपका ये आता है, ठीक है। क्या नाम है? राइट टू प्रॉपर्टी आता है। Who among the following chairs the zonal council? जोनल काउंसिल की मीटिंग होती है, क्षेत्रीय परिषदों की मीटिंग होती है, जिसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं होम मिनिस्टर। जो भी हमारे होम मिनिस्टर रहेंगे वो अध्यक्षता करेंगे। अभी फिलहाल हमारे होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ठीक है। अमित शाह जी अभी हमारे गृह मंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है? भारत में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का जो गठन है, जो संवैधानिक बॉडी उसको बनाई गई, संवैधानिक दर्जा दिया गया, उससे क्या संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 102 नंबर का जो संशोधन हुआ था ये उससे संबंधित है, ठीक है। संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? ये राज्यसभा के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। राज्यों में जो विधान परिषद होता है, राज्य में विधानसभा भी होता है और किसी किसी राज्य में विधान परिषद होता है। हर राज्य में आपको विधान परिषद नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जहां भी होता है वहां सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 6 साल।
कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 6 साल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो प्रधानमंत्री जिन्होंने ये बोला था कि हम कभी भी यहाँ पर जो है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को उन्होंने दिया था और कभी उन्होंने बोला था हम कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे ऊपर अगर अटैक होता है, हमारे ऊपर अगर यूज किया जाता है न्यूक्लियर वेपन का, तो ही हम जवाबी हमला करेंगे, हम कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे। ये बोला गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, जिन्होंने पोखरण टेस्ट करवाया था। ठीक है, पोखरण टेस्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में सिविल सेवा दिवस मनाते हैं? हम हर साल सिविल सेवा दिवस हम कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा अप्रैल के महीने में, यानी कि 21 तारीख को। 21 अप्रैल को हम लोग हर साल जो है सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसको हम लोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं? इसकी स्थापना भारत में जो है ऑप्शन नंबर ए 2005 में हुई थी। आरटीआई एक्ट भी आपको पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में ही आया था। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष भारत में लागू किया गया था पूरी तरीके से? इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1981। अधिनियम वगैरह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मध्यमिका दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मध्यमिका फिलोसफी के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन आपको दिख रहा होगा, तो नागार्जुन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। बौद्ध अद्वैत जीवन के नियम मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें निर्धारित किए गए हैं? द रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्टिक लाइफ आर लेड डाउन प्राइमरीली इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर होगा विनय पिटक, है ना। त्रिपिटक में से एक है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये 3 पिटक है, यानी त्रिपिटक में आते हैं, जिनमें से विनय पिटक इसका आंसर हो जाएगा। सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग बैटल ऑफ हिडास्पस कहते हैं, क्या कहते हैं? बैटल ऑफ हिडास्पस। ठीक है, हिडास्पस का युद्ध। ये जो हिडास्पस का युद्ध है, ये युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? यानी ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी, क्योंकि हिडास्पस को ही झेलम बोला जाता था। हिडास्पस को क्या बोला जाता था? झेलम बोला जाता था। तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग बैटल ऑफ हिडास्पस कहते हैं। ठीक है, मुखौटा किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है? मुखौटा नाम का डांस एक राज्य में किया जाता है, उस राज्य का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कालबेलिया नाम का डांस जो है ये राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, वैसे ही मुखौटा नाम का जो डांस है ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुसूचित जाति यानी कि एससी कमीशन, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कमीशन, और बैकवर्ड क्लास कमीशन यानी कि ओबीसी। एससी कमीशन 338, एसटी कमीशन 338A और ओबीसी कमीशन 338B। ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा, यानी कि 1000 लड़कों में लड़कियां यहाँ पर 1000 से ज्यादा, 1000 लड़कों में ज्यादा लड़कियां हैं, मतलब सेक्स रेशियो ज्यादा है। 1000 लड़कों में लड़कियां कम है, यानी सेक्स रेशियो कम है। तो यहाँ ज्यादा पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? तो आप ऑप्शन देखोगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा कि 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हैं। झारखंड से भी नहीं मिलती, बिहार से भी नहीं मिलती है। ठीक है, वैसे तो मुझे एक ऑप्शन देना चाहिए था यहाँ पर उत्तर प्रदेश, है ना, और एक ऑप्शन बिहार देना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश से मिलती है और बिहार से नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक 2 ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, आपको बस ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। ठीक है, जिसमें राजस्थान भी आता है और गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सब आते हैं। कृषि उत्पादकता की गणना के लिए भारत में पहली बार रैंकिंग गुणांक की विधि का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंडल। ठीक है, भारत की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का काल इनमें से कौन से साल को बोला जाता है? तीव्र वृद्धि का काल जनसंख्या में, ऑप्शन नंबर सी 1951 से लेकर 1981। इनमें से कौन सा हरित क्रांति का गुण नहीं है? हरित क्रांति में व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ था। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इनमें से ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे तो रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ अच्छा हुआ था, तो क्षेत्रीय असंतुलन की कोई बात ही नहीं आती है।
निम्नलिखित में से किसे भारत का कॉटोनोपोलिस कहा जाता है? भारत के कॉटोनोपोलिस के रूप में हम लोग मुंबई को जानते हैं, जिसको भारत की वित्तीय राजधानी भी हम कहते हैं। यहीं पर आरबीआई का मुख्यालय है, यही एसबीआई का मुख्यालय है, यहीं पर आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी मिल जाएगा। इनमें से कौन सी नगदी फसल है यानी कैश क्रॉप है? देखो, चावल, गेहूं, ज्वार ये कैश क्रॉप नहीं होते हैं। कैश क्रॉप है शुगर केन, शुगर केन गन्ना यानी कि मतलब गन्ना, या फिर कॉफी हो गया, या फिर कॉटन यानी कपास हो गया, या फिर चाय हो गया, ये जूट हो गया, ये सारे के सारे कैश क्रॉप होते हैं। ठीक है। किस खनिज को काला सोना के नाम से जाना जाता है? काला सोना पूछ रही हूं मैं, काला हीरा नहीं। काला हीरा पूछती तो कोयला आंसर हो जाता, ब्लैक डायमंड कोयला को कहते हैं, लेकिन मैं काला सोना पूछ रही हूं तो ऑयल, ठीक है, जिसमें पेट्रोलियम आ जाएगा, है ना, क्रूड ऑयल हो जाएगा जिसमें पेट्रोलियम आ जाएगा, इसको अपन काला सोना कहते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन थे? एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्रा जो है वो नील दर्पण के लेखक माने जाते हैं। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? 1857 की क्रांति में आप अजीमुल्ला खान का नाम पढ़ोगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं ये। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू में। काठमांडू कहां पड़ता है? नेपाल में। उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ई 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इनमें से किसके अधीन भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? इनमें से कौन सा एक्ट या कौन सा प्लान आया था अंग्रेजों के द्वारा जो सक्सेसफुल हुआ, जिसके तहत बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 वाला कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, चलो क्वेश्चंस हो गए खत्म, बहुत फटाफट हमने रिवीजन किया है। अब बात कर लेते हैं बैचेस की। तो बिल्कुल फ्रेश बैच है आपका, ये क्या कहते हैं पैरामेडिकल का बैच 499 में आपको दिया जा रहा है, आप ले सकते हैं। बिहार बीएड का जो बैच है ये भी 499 में है, ये भी आप ले सकते हैं सॉरी। 1199 में बिहार महापैक आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो एक ही पैक में हो जाएगा, जो 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की क्लास हो गई खत्म, मिलेंगे कल अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।